हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से अगर तुम लोगे तो सबसे पहले कुछ डिस्कवरीज़ हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में डाली हुई हैं। बाकी इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसकी क्लोनिंग, फिर इसके बाद कि वेक्टर कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाना है, कि जो हमने आरडीएनए बनाया है वो आरडीएनए को हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म जो वेक्टर है उसके अंदर हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे उसमें डालेंगे। तो अगर प्रोकैरियोटिक है उसको कॉम्पिटेंट बनाना होता है, और यूकैरियोटिक में की जाए उसमें माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, डिसआर्म्ड मेथड है, जीन गन मेथड है, बायोलिस्टिक जीन गन को बायोलिस्टिक मेथड है। तो ये है। फिर इसके बाद इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैकेनिज्म है, फिर क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो वैसे तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखें या पार्ट्स बना के देखें तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पर अगर सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थ्योरी वही होगी पर क्वेश्चन के पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चंस डाले हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट्स वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट were given two different vectors for two different bacterial colonies that were cultured in a chromogenic substrate. They observed that the bacterial colonies with cloning vector A were colorless. Cloning vector A were colorless, while those with cloning vector B were blue in color. यहाँ पर स्पेशली यहाँ कलरलेस, ये ब्लू इन कलर। एक्सप्लेन द फिनोमिना एंड द प्रोसीजर बिहाइंड द चेंज इन कलर। ठीक है, तो ये है, ये थ्योरी का ही क्वेश्चन, मतलब जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर है। तो उसका थर्ड पॉइंट था क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। सॉरी, हाँ, जो थर्ड है उसकी टू टाइप से एक्सप्लेनेशन थी। एक डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो एक तो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के थ्रू उसकी मतलब डिस्क्रिप्शन था, और एक दूसरा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पर है ना, एक्सप्लेन द फिनोमिना एंड द प्रोसीजर। तो जो इसका फिनोमिना है यहाँ पर, इसका जो फिनोमिना है वो क्या है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब इसमें इन्होंने जो दो वेक्टर लिए हैं वो डिफरेंशिएट करने के लिए लिए हैं कि डिफरेंशिएट विद रिकॉम्बिनेंट डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसके लिए क्या था, इश्चरिचिया कोलाई, ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया का डीएनए, और इस बैक्टीरिया के डीएनए के पास यहाँ पर मतलब इन्होंने दो वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके पास एक जीन है इस जीन, ये मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज, ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज की यहाँ पर जीन है। इसकी वजह से यहाँ पर with cloning vector A were colorless while those with cloning vector B were blue in color। तो ये क्लोनिंग वेक्टर B का है, ठीक है। इसमें बीटा ग्लैक्टोसिडेज की जीन है, और ये एक, जब इसको कल्चर में हमने, इन बैक्टीरियल सेल को कल्चर में हमने ग्रो करते हैं तो यहाँ से एक सबस्ट्रेट रिलीज होता है, इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये कॉलोनी ब्लूइश इन कलर ये अपीयर होती है। पर ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये हो गई नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कैसी हो गई? नॉन रिकॉम्बिनेंट। पर इन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि इसकी ओरिजिनल जीन है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज की जीन है, वो उससे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है जिससे ये बैक्टीरियल कॉलोनी पूरी की पूरी ब्लूइश होगी। अब इसमें हमने कि एक आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि डिजायर्ड जीन का है
उसको हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन को कट किया और कट करने के बाद आरडीएनए यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन रिमूव हो गई और आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो रिमूव हम यह क्या लिखेंगे, रिमूव बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, ये रिमूव हो गई। और इसके रिमूव होने से क्या होगा कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक्टीरियल जो कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, कलरलेस। मतलब नो, यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, कलरलेस। ठीक है, तो ये जो हमने किसका एक्सपेरिमेंट है कि डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इसका फिनोमिना क्या है कि जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने पर जो पहली जीन थी बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन वो कैसी हो गई, इनएक्टिव। तो ये फिनोमिना है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो वैसे थ्योरी का क्वेश्चन था पर इन्होंने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया, तो तब तुम्हारा आंसर होगा ये जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। जो सेकंड क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए was electroforced in an agarose gel. After staining the agarose gel with ethidium bromide, no DNA bands were observed. What would be the reason? तो अब खुद सोचो कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, ये सबने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैं मतलब रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर ये वेल्स हैं, ये वेल्स जिसमें आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब पूरा कल्चर सॉल्यूशन जो था वो इसमें भरा हुआ है। एगेरोज वैक्स, और वैक्स के ऊपर ये एगेरोज जेल, जिससे ये स्मॉल पोर्स बन गए थे, मतलब पूरा का पूरा इस तरीके से है ये। और अब वो कह रहे हैं कि ये मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए वाज इलेक्ट्रोफोर्स्ड। जब इसको डीएनए का मिक्सचर है वेल्स में भरा और इलेक्ट्रोफोरेसिस से करा, तो सभी को मालूम है कि डीएनए के फ्रेगमेंट दिखाई देंगे। वो ये कह रहे हैं कि नो डीएनए फ्रेगमेंट्स, यहाँ पर नो डीएनए फ्रेगमेंट्स वर ऑब्जर्व। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें इसके कुछ मतलब कॉजेज़ हैं, कुछ वेज हैं कि इसमें एक तो ये रहा होगा कि जो डीएनए लिया है, मतलब यहाँ जो डीएनए का कल्चर लिया है उसके साथ एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, दोनों के साथ, दोनों एंजाइम उसके साथ है। और जबकि जब डीएनए को प्योरीफाई करते हैं तो चिल्ड एथेनॉल से करते हैं, उससे पहले सारा उसमें एंजाइम आरएनए सब उसको रिमूव कर देते हैं। पर इसके साथ जब एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है तो पूरा का पूरा डीएनए जो इसमें भरा है वो डिग्रेड हो जाएगा, और ये पता नहीं चलेगा जब वो डिग्रेडेड हो गया तो बैंड्स कोई दिखाई नहीं दे रहे। एक इसका रीज़न ये है। सेकंड रीज़न इसका ये हो सकता है कि जो इसमें इन्होंने कहा कि जब इथिडियम ब्रोमाइड डाल रहे हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड जो सॉल्यूशन है या तो वो कम कंसंट्रेशन का होगा या वो कम अमाउंट में डला होगा, तो वो फुल्ली कलर्ड इसमें नहीं आया होगा, जिससे बैंड्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, तीसरा इसका मेन रीज़न ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड होता है इधर, कैथोड होता है इधर, और बाई चांस इन्होंने क्या किया कि यहाँ एनोड लगा दिया। ध्यान से सुनना, यहाँ एनोड कर दिया, यहाँ कैथोड कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि डीएनए तुम्हें मालूम है ये कैसा होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड, और जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा तो ये मूव करता है कि अगर जब नॉर्मल केस में एनोड होता है तो यहाँ के फ्रेगमेंटेड होके वो पोर्स के थ्रू मूव करते हैं, जेल पोर्स के थ्रू मूव करके, और वो यहाँ पर बैंड्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। पर जब एनोड ही इधर है और नेगेटिवली चार्ज्ड है तो डीएनए तो मूव ही नहीं करेगा भाई, डीएनए तो यहीं अंदर ही अंदर इसके अंदर रहेगा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये 3 रीजंस ऐसे हैं कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये सॉल्यूशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वेल्स में डाला गया तो डीएनए के बैंड्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, फर्स्ट रीज़न मैंने क्या बताया कि फर्स्ट रीज़न इसके साथ एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होंगे जो डीएनए को अंदर ही अंदर डिग्रेड कर देंगे, जिससे जब डीएनए नहीं होगा तो बैंड्स नहीं बनेंगे।
सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि इसमें जो इथिडियम ब्रोमाइड डाला है वो फुल्ली कंसनट्रेटेड, जैसे नॉर्मल डालते हैं वो नहीं डाला, कम अमाउंट में डाला है, वो ठीक नहीं डाला है, तो जिससे वो ऑरेंज कलर जो देता है वो प्रॉपर नहीं देगा और डीएनए के बैंड्स नहीं दिखाई देंगे। तीसरा मैंने ये बताया कि वेल्स की तरफ नॉर्मली कैथोड होता है, बाहर की तरफ एनोड होता है, पर इन्होंने वेल्स की तरफ यहाँ एनोड कर दिया और डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो डीएनए मूव ही नहीं कर पाएगा, वो तो यहाँ पर है नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद भी डीएनए के बैंड्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना। फिर भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके।